नमस्ते दोस्तों। स्कूल में कभी क्लास मॉनिटर के लिए वोट किया है? सब हाथ उठाते हैं और जिसके लिए सबसे ज्यादा हाथ उठे वो मॉनिटर बन जाता है ना? अच्छा, देश चलाना भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बस ये वाला चुनाव बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। तो आज हम एनसीईआरटी के इसी बहुत जरूरी चैप्टर चुनावी राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि आपका एक वोट देश का भविष्य कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम 4 बड़े सवालों के जवाब खोजेंगे। पहला, हमें चुनाव की जरूरत ही क्यों है। दूसरा, एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक चुनाव आखिर होता क्या है। तीसरा, हमारे देश भारत में चुनाव का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। और चौथा, क्या भारत के चुनाव सच में फ्री एंड फेयर होते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। चुनावों की असली ताकत को समझने के लिए चलिए एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 1987 की, हरियाणा की, जहां एक नेता ने सिर्फ एक वादे के दम पर पूरी सरकार बदल दी। और इस कहानी के हीरो थे चौधरी देवीलाल। तो हुआ ये कि 1982 से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पर लोग उससे कुछ खास खुश नहीं थे। तभी सीन में आते हैं विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लोकदल, और लोगों से एक जबरदस्त वादा किया। उन्होंने कहा, अगर मेरी सरकार बनी तो मैं सभी किसानों और छोटे व्यापारियों का लोन माफ कर दूंगा। भाई, ये वादा तो लोगों के दिल को छू गया। और नतीजा, चुनाव में लोकदल को 90 में से 76 सीटें मिली। देवीलाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। 4 साल बाद 1991 में फिर चुनाव हुए और इस बार लोगों ने उनकी पार्टी को हरा दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि लोकतंत्र में असली बॉस तो जनता है। वो आपको कुर्सी पर बिठा भी सकती है और अगर आप काम नहीं करेंगे तो उतार भी सकती है। तो हरियाणा की कहानी से ये तो साफ हो गया कि चुनाव में कितनी पावर होती है। पर एक सवाल तो मन में आता है कि आखिर हमें ये इलेक्शंस चाहिए ही क्यों? क्या बिना चुनाव के देश नहीं चल सकता? ये सारा झमेला क्यों? जरा सोचिए, क्या हमारे देश के 140 करोड़ लोग एक साथ एक जगह बैठकर देश के लिए फैसले ले सकते हैं? नहीं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। मतलब हम अपने इलाके से किसी एक को चुनकर भेजते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेगा। और चुनाव वही तरीका है, वही मैकेनिज्म है जो हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनने की, और अगर हम उनके काम से खुश नहीं हैं तो उन्हें बदलने की ताकत देता है। बस यही है चुनाव का सबसे बड़ा काम। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, दुनिया के कई तानाशाह देशों में भी चुनाव होते हैं। तो फिर एक असली डेमोक्रेटिक चुनाव और एक दिखावे के चुनाव में फर्क क्या है? चलिए वो 5 मिनिमम कंडीशंस देखते हैं जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं। ये एक तरह का टेस्ट है। तो किसी भी चुनाव को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए ये 5 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली, हर इंसान को एक वोट देने का हक हो और हर वोट की वैल्यू बराबर हो। दूसरी, लोगों के पास चुनने के लिए असली चॉइस हो। ऐसा नहीं कि मैदान में बस एक ही पार्टी है और उसी को वोट देना है। तीसरी, चुनाव रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब एक तय समय के बाद, जैसे भारत में हर 5 साल में होते हैं, वैसे होने चाहिए। चौथी, चुनाव में वही जीते जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करें, कोई और नहीं। और पांचवी, जो सबसे जरूरी है, चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से हो, यानी लोग बिना किसी डर या लालच के वोट डाल सके। अब देखिए, जहां चुनाव होंगे वहां पार्टियों के बीच कंपटीशन तो होगा ही। इसके कुछ नुकसान हैं, बिल्कुल है। पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, गंदे गंदे आरोप लगाती हैं, और कई बार अच्छे लोग इस चक्कर में राजनीति से दूर ही रहते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये कंपटीशन नेताओं को हमेशा डरा कर रखता है। उन्हें पता होता है कि अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया तो अगली बार जनता हमें घर बिठा देगी। ये बिल्कुल एक बाजार की तरह है। अगर एक दुकानदार अच्छा सामान नहीं देगा तो आप दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। वैसे ही अगर एक नेता काम नहीं करेगा तो जनता दूसरी पार्टी को मौका देगी। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर कि भारत की चुनाव प्रणाली, हमारा इलेक्शन सिस्टम आखिर है कैसा, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारे देश में मेनली 2 तरह के चुनाव होते हैं। पहला है आम चुनाव या जनरल इलेक्शन। यह हर 5 साल में होता है, जब पूरे देश में एक साथ लोकसभा या राज्यों में विधानसभा के लिए वोट डाले जाते हैं। दूसरा होता है उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी एक क्लास का मॉनिटर स्कूल छोड़ दे तो चुनाव सिर्फ उसी क्लास में होगा ना, पूरी स्कूल में तो नहीं। ठीक वैसे ही अगर किसी एक सीट का नेता इस्तीफा दे दे या उसकी मौत हो जाए तो सिर्फ उस एक खाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे बाय इलेक्शन कहते हैं।
देखिए, हमारे देश में एरिया बेस्ड सिस्टम चलता है। मतलब चुनाव के लिए पूरे देश को अलग अलग इलाकों में बांट दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से को निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे हम सांसद या एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये एमपी दिल्ली में संसद में जाकर अपने पूरे इलाके की आवाज बनता है। इसी तरह राज्यों को भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है और वहां से जो चुना जाता है उसे हम विधायक या एमएलए कहते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर की सोची थी। उन्हें लगा कि ओपन इलेक्शन में हो सकता है कि समाज के कुछ कमजोर वर्ग के लोग, जैसे एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग, शायद चुनाव ही ना जीत पाएं। और अगर वो जीतेंगे नहीं तो संसद में उनकी आवाज कौन उठाएगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम बनाया गया। इसका मतलब ये है कि कुछ सीटें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। जैसे लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। भारत में चुनाव का पूरा प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो एक वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट दे सकते हैं। फिर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। इसके बाद शुरू होता है जोर शोर से चुनाव प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेन। फिर आता है वो बड़ा दिन, पोलिंग डे, जब हम सब वोट डालने जाते हैं और आखिर में वोटों की गिनती होती है और रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े सवाल पर। हम सब अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि चुनावों में धांधली हुई, पैसे बांटे गए, वोटरों को डराया धमकाया गया। तो सवाल ये है कि इन सब बातों के बावजूद क्या हम कह सकते हैं कि भारत के चुनाव डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर हैं? चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं। देखिए, भारत के चुनाव डेमोक्रेटिक हैं, इस बात के पक्ष में 3 बहुत ही मजबूत तर्क हैं। पहला और सबसे बड़ा हीरो है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। ये इतनी पावरफुल बॉडी है कि ये सरकार के कंट्रोल में काम नहीं करती। प्रधानमंत्री भी इसे ऑर्डर नहीं दे सकते। चुनाव की तारीख निकालने से लेकर नतीजे घोषित करने तक सारा काम ईसी ही करता है, और अगर कोई नेता गड़बड़ करता है तो ईसी उसे सजा भी दे सकता है। दूसरा सबूत है लोगों की भागीदारी यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन। आप देखिए, भारत में वोट डालने वालों की संख्या, जिसे वोटर टर्नआउट कहते हैं, वो पिछले कई सालों से या तो स्थिर है या बढ़ी है। ये दिखाता है कि लोगों का इस सिस्टम में भरोसा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, पश्चिमी देशों में अमीर लोग ज्यादा वोट डालते हैं, पर भारत में इसका ठीक उल्टा है। यहाँ गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग अमीर लोगों से भी ज्यादा वोट डालते हैं। और तीसरा और सबसे पक्का सबूत है चुनाव के नतीजों को स्वीकार करना। भारत में जो पार्टी चुनाव हारती है वो शांति से अपनी हार मान लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो पार्टी पावर में होती है, जो सरकार चला रही होती है, वो भी चुनाव हारती है, और अक्सर हारती है। आप खुद सोचिए, अगर चुनाव में जबरदस्ती धांधली होती तो क्या जो पार्टी पावर में है वो कभी हारती? कभी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सही है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आज भी हमारे चुनावों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां, कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे चुनाव में पैसों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का चुनाव लड़ना और जीतना, कुछ पार्टियों में एक ही परिवार का दबदबा होना जिसे हम वंशवाद कहते हैं, और कई बार वोटरों के पास कोई अच्छा विकल्प ही नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर पार्टियों की नीतियां एक जैसी लगती हैं। चलिए अब फटाफट कुछ एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स देख लेते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वोट डालने की मिनिमम एज क्या है? 18 साल। और चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 25 साल। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। और एसटी के लिए 47। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जरा सोचिएगा इस पर। हमारे इलेक्शन कमीशन को इतना ज्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट क्यों बनाया गया है? क्या होता अगर इलेक्शन कमीशन भी किसी सरकारी दफ्तर की तरह सरकार के नीचे काम करता? क्या तब हमारे चुनाव इतने फेयर हो पाते? सोचिए और क्लास में इस पर डिस्कशन जरूर कीजिएगा। अब एक 5 मार्क का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सवाल है, साबित कीजिए कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं।
इसके जवाब में आपको वो 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। पहला, हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, दूसरा, लोगों की बढ़ती भागीदारी, और तीसरा, हारने वाली पार्टी का नतीजों को स्वीकार करना। इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरे 5 नंबर पक्के हैं। अब वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में करते हैं पर आपको नहीं करनी है। पहली, एमपी और एमएलए में कंफ्यूजन। याद रखिए, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दिल्ली की संसद में बैठता है, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्य की विधानसभा में बैठता है। दूसरी, रिजर्व्ड सीट का मतलब, याद रखिए, आरक्षित सीट पर वोट तो सभी लोग डालते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ उसी आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट लड़ सकता है। और तीसरी, इलेक्शन कमीशन कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। चलिए अब पूरे चैप्टर का 1 मिनट रैपिड रिवीजन करते हैं। तैयार? लेट्स गो। चुनाव क्यों चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेटिक चुनाव की कितनी शर्तें हैं? 5। पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या फायदा है? ये नेताओं को अकाउंटेबल बनाता है। भारत का सिस्टम कैसा है? कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड, जिसमें रिजर्वेशन भी है। हमारे चुनाव फ्री एंड फेयर हैं, इसके 3 सबूत क्या हैं? इंडिपेंडेंट ईसी, लोगों की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति। और 2 मेन चैलेंजेस क्या है? मनी पावर एंड मसल पावर। हो गया। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए इस चैप्टर से इलेक्शन कमीशन का रोल और भारत में चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे हैं, ये 2 टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन नंबरों से भी बढ़कर इस चैप्टर का असली संदेश ये है कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता के पास नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के हाथ में होती है, और वो है उसके वोट की ताकत। इस ताकत को पहचानिए और हमेशा समझदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए।